हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को बीए सेकेंड ईयर या बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर पढ़ा रहा हूं और चतुर्थ सेमेस्टर से जो आपका पेपर है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, मैं आप लोगों को वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ा रहा हूं और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत मैंने आपको थर्ड यूनिट तक पढ़ा दिया है। अब मैं फोर्थ यूनिट शुरू करने जा रहा हूं, यूनिट 4 शुरू करने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत हैं संविदावादी विचारक, जिसके अंतर्गत हैं संविदावादी विचारक या समझौतावादी विचारक, जैसे हाब्स हैं, लॉक हैं, रूसो हैं। हाब्स, लॉक, रूसो आपके फोर्थ यूनिट में दिया गया है। आज मैं आप लोगों को हाब्स पढ़ाने जा रहा हूं। थॉमस हाब्स के राजनीतिक विचार क्या थे और थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा, उसके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं थॉमस हाब्स की तरफ। जैसा कि जो थॉमस हाब्स है उसका जन्म 1588 ईस्वी में हुआ था। 5 अप्रैल 1588 जन्म इसका कब होता है? जन्म 5 अप्रैल 1588 ईस्वी में होता है जन्म इसका। इसकी जो प्राथमिक शिक्षा होती है वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से होती है। प्राथमिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से होती है। शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से होती है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। थॉमस हाब्स एक पादरी परिवार से बिलोंग करता था। इसके जो पिता होते हैं वो पादरी होते हैं। तो इसकी शिक्षा दीक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में होती है और उसके पश्चात जब यह शिक्षा पूर्ण कर लेता है तो कैवेंडिश परिवार में यह एक शिक्षक बन जाता है। कैवेंडिश परिवार में एक शिक्षक बन जाता है। और इसका जो जैसा कि इसका जन्म जो होता है वह इंग्लैंड का निवासी होता है। इंग्लैंड का निवासी होता है। यह माल में सबरी का रहने वाला होता है। इसका जन्म माल में सबरी में होता है। इसको हम माल में सबरी का शैतान भी कहते हैं, क्योंकि यह काफ़ी निरंकुश विचारधारा वाला था। इसने काफ़ी मनुष्य के बारे में काफ़ी नकारात्मक दृष्टिकोण प्रतिपादित किए हैं। तो जैसा कि थॉमस हाब्स इंग्लैंड का रहने वाला होता है, माल में सबरी में इसका जन्म होता है। शिक्षा इसकी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में होती है। वहीं पर पला बढ़ा होता है इंग्लैंड में। और फिर जब इसकी शिक्षा पूरी हो जाती है तो वे कैवेंडिश परिवार में शिक्षक के रूप में नियुक्त हो जाता है या ट्यूशन के रूप में नियुक्त हो जाता है और फिर अपने शिष्यों के साथ विभिन्न यात्राएं करता रहता है। जैसा कि इंग्लैंड जो है वह राजा और संसद के बीच युद्ध के रूप में जाना जाता है। इंग्लैंड में राजा और संसद के समर्थकों के बीच निरंतर युद्ध होता रहता है। जैसा कि सन 1640 में फिर युद्ध होता है। 1640 ईस्वी में संसद और राजतंत्र के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। राजतंत्र के बीच इंग्लैंड में संसद और राजतंत्र के बीच फिर युद्ध शुरू हो जाता है। और जब युद्ध शुरू हो जाता है तो हाब्स जो होता है वह निरंकुश विचारधारा का प्रवर्तक होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि हाब्स राजतंत्र का प्रवर्तक होता है। तो उसने राजतंत्र के समर्थन में एक पुस्तक लिखी, जिसके कारण उसको इंग्लैंड छोड़ देना पड़ा, क्योंकि जो संसद के समर्थक होते हैं वह हाब्स के विरोधी हो जाते हैं। और चूंकि यह राजतंत्र का समर्थन करता है, राजा के अधिकारों का समर्थन करता है, तो राजा के जब अधिकारों का समर्थन करता है तो संसद के समर्थक इसके विरुद्ध हो जाते हैं और इसको काफ़ी असंतोष का सामना करना पड़ता है। फिर हाब्स को फ्रांस की शरण लेना पड़ता है। हाब्स कहाँ भागकर चला जाता है? वह फ्रांस भागकर चला जाता है और वहाँ पर करीब 11 वर्षों तक रहता है। फ्रांस में 11 वर्षों तक रहता है फ्रांस में। तो जब फ्रांस में 11 वर्षों तक वह निर्वासित जीवन व्यतीत करता रहता है, इस बीच वह 2 पुस्तकें लिखता है। डी सिविए जो 1642 में पब्लिश होती है, डी सिविए जो 1642 में पब्लिश होती है, और लेवियाथन जो 1651 में पब्लिश होती है। 1651 में पब्लिश होती है। तो उसने जो ग्रंथ लिखे हैं, अपने विभिन्न ग्रंथ लिखे हैं, अपने ग्रंथों के माध्यम से राजतंत्र के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि राजतंत्र अच्छी शासन प्रणाली है या शासन के लिए राजतंत्र ही सर्वोत्तम शासन पद्धति है। तो अपने ग्रंथों में
हाफ्स ने राजतंत्र को सर्वोत्तम सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, परंतु उसके इन ग्रंथों का जो प्रकाशन होता है डी सिवे, डी कारपोरे और डी लेवियाथन जैसे ग्रंथों का जैसे ही प्रकाशन होता है, वैसे फ्रांसीसी भी उसके विरुद्ध हो जाते हैं, फ्रांसीसी भी उसके विरुद्ध हो जाते हैं, जिस कारण फिर वह इंग्लैंड आ जाता है, जिस कारण हाफ्स फिर इंग्लैंड की शरण उसको लेना पड़ता है। तो जब इंग्लैंड की शरण लेना पड़ता है और फिर वह इंग्लैंड में ही रहने लगता है, लेकिन 1660 ईस्वी तक आते आते इंग्लैंड की जो परिस्थितियां होती हैं वह काफ़ी नॉर्मल हो जाती हैं। जैसा कि 1660 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय का शासन स्थापित हो जाता है, चार्ल्स द्वितीय का शासन स्थापित हो जाता है, यानी कि चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड की सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। और चार्ल्स द्वितीय जो होता है वह थॉमस हाब्स का शिष्य होता है, तो इसकी जो समस्याएं होती हैं, हाब्स की जो समस्याएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। लेकिन जो धर्माधिकारी होते हैं, जो पोप होते हैं, वह हाब्स के ऊपर आरोप लगाते हैं कि हाब्स धर्म विरोधी है। तो राजा जो है वह राजा जो होता है, चार्ल्स द्वितीय जो होता है, हाब्स को इंग्लैंड में ही रहने देता है। इतना सब होने के बावजूद भी, इतना विरोध होने के बावजूद भी हाब्स को इंग्लैंड में रहने देता है, परंतु उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देता है कि वह अब राजनीतिक जीवन में कोई भागीदारी नहीं करेगा। तो वह जीवन के अंतिम 20 वर्षों में वह लेखन कार्य करता रहता है और 4 दिसंबर 1679 को 51 वर्ष की अवस्था में डेर्बीशायर में उसकी मृत्यु हो जाती है। 4 दिसंबर 1679 में 4 दिसंबर 1679 में डेर्बीशायर में उसकी मृत्यु हो जाती है। डेर्बीशायर में मृत्यु हो जाती है। कितने वर्ष की अवस्था में? 91 वर्ष की अवस्था में। 91 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है। हाब्स अपने जीवन में विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन किया है और विभिन्न पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें जो फेमस पुस्तकें हैं वह जिस पुस्तक के नाम से वह जाना जाता है उस पुस्तकों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हाब्स की जो रचनाएं हैं, हाब्स की रचनाएं कौन कौन सी हैं? हाब्स की सबसे पहली रचना है डी सिवे, जो उसने 1642 में लिखी है। डी सिवे हाब्स की पहली रचना है जो उसने 1642 में लिखी है। फिर एलिमेंट ऑफ लॉ नेचुरल एंड पॉलिटिकल, एलिमेंट ऑफ लॉ नेचुरल एंड पॉलिटिकल। इसकी दूसरी पुस्तक है एलिमेंट ऑफ लॉ नेचुरल एंड पॉलिटिकल। यह पुस्तक इसकी 1650 में पब्लिश होती है, 1650 में पब्लिश होती है। इसके पश्चात लेवियाथन लिखता है, लेवियाथन। यह 1651 में पब्लिश होती है। लेवियाथन 1651 में पब्लिश होती है। फिर डी कारपोरे यह 1652 में पब्लिश होती है। डी कारपोरे 1652 में पब्लिश होती है। फिर डी होमिनी लिखता है। यह डी होमिनी जो है यह 1685 उसके मृत्यु के पश्चात पब्लिश होती है। 1685 में डी होमिनी पब्लिश होती है। इसकी एक और पुस्तक है बेहमोट। यह 1681 में पब्लिश होती है। बेहमोट जो होता है यह 1681 में बेहमोट जो होता है यह 1681 में पब्लिश होती है। इसमें हाब्स ने सिविल वार के बारे में, यानी कि जो नागरिक युद्ध होता है, जो गृह युद्ध होता है, उस गृह युद्ध के बारे में वर्णन करता है। यह पुस्तक तो 1668 में ही लिखी गई थी, लेकिन कुछ कारणों से इंग्लैंड के राजा ने इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया था और हाब्स के मरने के पश्चात 1681 में यह पुस्तक पब्लिश होती है। तो इस पुस्तक में 1640 से 1660 तक का जो शासन काल है या जो संघर्ष है, उस संघर्षों का हाब्स ने वर्णन किया है। अब आते हैं हाब्स के चिंतन को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां।
इसमें मैंने आपको अभी बताया हाब्स के जीवन के बारे में संक्षेप में, हाब्स की रचनाओं के बारे में। अब आते हैं हाब्स को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां, यानी कि जैसा कि कहा जाता है कि हर विचारक अपने युग का शिशु होता है, तो हाब्स के भी ऊपर उसके समय के परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा था और वह परिस्थितियां हाब्स को काफ़ी प्रभावित किया था और उन्हीं परिस्थितियों से प्रभावित होकर हाब्स विभिन्न विचारों का प्रतिपादन किया है। आइए देखते हैं कि हाब्स के चिंतन को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां कौन कौन सी थी। जैसे कि पहला है नवीन आविष्कारों का प्रारंभ है। नवीन आविष्कारों का प्रारंभ है। आविष्कारों का प्रारंभ है। हाब्स के चिंतन को जो प्रभावित करने वाली परिस्थितियां हैं, वह पहली परिस्थिति है नवीन आविष्कारों का प्रारंभ। जैसा कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में 14वीं और 15वीं शताब्दी में विभिन्न आविष्कार होते हैं जो ईसाई धर्म की मान्यताएं होती हैं, उन मान्यताओं का खंडन होता है और नया नया आविष्कार होता है। जैसे कोपरनिकस, गैलीलियो इत्यादि विभिन्न जो वैज्ञानिक होते हैं नए नए चीज़ों की खोज करते हैं, नए नए तथ्यों की खोज करते हैं। जैसा कि गैलीलियो ने गति का नियम प्रतिपादित किया था, गति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस गति के सिद्धांत से हाब्स काफ़ी प्रभावित होता है, क्योंकि जैसा कि गैलीलियो ने यह तर्क दिया कि हर पदार्थ जो है गति से ही प्रेरित होती है, हर पदार्थ में गति होती है और विभिन्न पदार्थों के ऊपर उनकी गतियों का प्रभाव पड़ता है। तो गैलीलियो ने गति का नियम दिया था। हाब्स के ऊपर गैलीलियो के गति के नियम का प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जो इंग्लैंड में अस्थिर वातावरण होता है, जैसे कि गृह युद्ध ही चलता रहता है। 1625 से ले लें तो 1688 तक लगातार गृह युद्ध चलता रहता है। तो यह गृह युद्ध हाब्स को प्रभावित करता है, क्योंकि जो गृह युद्ध होता है उसमें राजनीतिक वातावरण जो होता है वह अस्थिर हो जाता है। व्यक्तियों की संपत्ति सुरक्षित नहीं रहते हैं, व्यक्तियों के प्राण सुरक्षित नहीं रहते हैं, अविश्वास का वातावरण उत्पन्न हो जाता है, हर व्यक्ति एक दूसरे से डरता रहता है, राजनीतिक द्वेष उत्पन्न हो जाता है और राजनीतिक द्वेष के कारण कभी सत्ता जो होती है संसद के हाथ में जाती है, कभी सत्ता जो होती है राजा के हाथ में जाती है। तो सत्ता का हमेशा ट्रांसफर होता रहता है, कभी संसद के हाथ में, कभी संसद के समर्थकों के हाथ में चली जाती है, कभी राजा के हाथ में चली जाती है, कभी राजा संसद को भंग कर देता है। तो इस तरह से राजनीतिक वातावरण जो होता है अस्थिर होता है। और इंग्लैंड में जो संघर्ष की शुरुआत होती है वह जेम्स प्रथम के समय होती है। जेम्स प्रथम के समय 1603 से लेकर 1625 तक शासन करता है। जेम्स प्रथम का जो शासन काल होता है वह 1603 से लेकर 1625 तक रहता है। तो जेम्स प्रथम के समय से ही संसद के जो समर्थक थे वह अपने अधिकारों को लेकर संघर्ष करते रहते हैं। और इसके बाद जेम्स प्रथम का शासनकाल जैसे ही समाप्त होता है, वैसे चार्ल्स प्रथम आ जाता है। चार्ल्स प्रथम 1625 से लेकर 1649 तक इसका शासनकाल होता है। जैसा कि 1642 में इंग्लैंड में गृह युद्ध प्रारंभ होता है और संसद के समर्थक और राजा के समर्थक में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और अंततः इसका परिणाम यह होता है कि 1649 में चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी जाती है। चार्ल्स प्रथम जो राजा होता है इंग्लैंड का जो राजा होता है उसको फांसी दे दी जाती है। जब फांसी दे दी जाती है तो वहाँ पे जो सैनिकों का नेतृत्व करता है, ओलिवर क्रॉमवेल के हाथ में शासन आ जाता है। ओलिवर क्रॉमवेल के हाथ में शासन आ जाता है और ओलिवर क्रॉमवेल 1653 से लेकर 1658 तक ओलिवर क्रॉमवेल का शासन स्थापित हो जाता है इंग्लैंड में। 1653 से लेकर 1658 तक ओलिवर क्रॉमवेल का शासन स्थापित हो जाता है। ओलिवर क्रॉमवेल के बाद जब ओलिवर क्रॉमवेल की मृत्यु हो जाती है तो वहीं 1660 में चार्ल्स द्वितीय आ जाता है। 1660 में
यह फ्रांस में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा होता है, लेकिन चार्ल्स द्वितीय को फिर बुलाया जाता है और यह अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है 1660 से लेकर 1685 तक। यह अपनी सत्ता स्थापित करता है 1685 में। 1685 में जब चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो जेम्स द्वितीय का शासनकाल आ जाता है। जेम्स द्वितीय का शासन आ जाता है 1685 से लेकर 1688 तक। इसका समय जो होता है अल्पकालिक होता है जेम्स द्वितीय का, क्योंकि 1688 में एक क्रांति हो जाती है। तो हाब्स की मृत्यु जो होती है वह चार्ल्स द्वितीय के शासन काल में ही हो जाती है 1660 से 1685, यानी कि यहाँ पर 1679 में हाब्स की मृत्यु हो जाती है 1679 में। तो इस तरह से हाब्स जो होता है अपने जीवन में देखता है कि शासन जो होता है वह अस्थिर होता है, स्थिर नहीं रहता है। राजनीतिक वातावरण दूषित रहता है, कभी राजा का विरोध करता है, कभी संसद के लोग विरोध करते हैं, राजा और संसद के बीच विभिन्न विरोध होते रहते हैं। तो ये सारी परिस्थितियां हाब्स को प्रभावित करती है और इन्हीं सारी परिस्थितियों से प्रभावित होकर हाब्स अपना सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। वहीं उस 15वीं और 16वीं शताब्दी में व्यापारी वर्गों का उदय हो रहा था। व्यापारी वर्गों का उदय होता है। ये जो व्यापारी वर्ग होते हैं इंग्लैंड में, यानी कि औद्योगिक वर्ग अब धीरे धीरे उत्पन्न होने लगते हैं, व्यापारिक वर्ग धीरे धीरे उत्पन्न होने लगते हैं। यह एक देश से दूसरे देश में जाकर व्यापार करने लगते हैं। तो जो उस समय सामंतशाही व्यवस्था होती है, ये सामंतशाही का पतन का कारण ये बनते हैं व्यापारी वर्ग, क्योंकि व्यापारी वर्ग नहीं चाहते हैं कि सामंतों को टैक्स देना पड़े, क्योंकि व्यापारी वर्गों को दोहरा टैक्स देना पड़ता था, एक सामंतों को देना पड़ता था, एक राजा को देना पड़ता था। तो व्यापारी वर्ग ऐसा चाहते थे कि इस प्रकार का वातावरण हो जिसमें कि हम केवल सामंतों को, जिसमें हम केवल राजा को ही, व्यापारी वर्ग चाहते थे कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था हो जिसमें हम केवल एक ही कर दें, केवल राजा को दें। तो ये जो व्यापारी वर्ग होता है यह केंद्रीकृत शासन प्रणाली चाहता है, यानी कि यह राजतंत्र के का पक्षधर होता है, यह राजतंत्र का पक्षधर होता है और सारे जो कर होते हैं वह केवल राजा को ही देना चाहता है, सामंतों को देना नहीं चाहता है। तो सामंतशाही व्यवस्था का धीरे धीरे पतन होने लगता है। तो ये जो इंग्लैंड की जो राजनीतिक दुर्दशा होती है, सारी परिस्थितियाँ हाब्स को प्रभावित करती है और इन्हीं परिस्थितियों के अनुसार हाब्स का चिंतन क्रिएट होता है। हाब्स अपना चिंतन क्रिएट कर लेता है, क्योंकि जैसा वह देखता है, जिस प्रकार का वातावरण देखता है, वैसे ही उसकी विचारधारा बनती रहती है। अब जो हाब्स की जो अध्ययन, अब हम आते हैं हाब्स की अध्ययन पद्धति पर। इसकी अध्ययन पद्धति क्या होती है? हाब्स की अध्ययन पद्धति, हाब्स की अध्ययन पद्धति, जैसा कि अन्य विचारकों की भांति हाब्स का जो अध्ययन पद्धति है वह न तो ऐतिहासिक है, न तो प्रयोगात्मक है, न तो आदर्शवादी है, न तो आगमनात्मक है। इसकी जो पद्धति है वह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भौतिकवाद पर आधारित है। हाब्स की पद्धति वैज्ञानिक भौतिकवाद पर आधारित है। वैज्ञानिक भौतिकवाद पर आधारित है, यानी कि हाब्स के ऊपर डेकार्टे का प्रभाव पड़ा था, जो कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक था। डेकार्टे प्रसिद्ध चिंतक था डेकार्टे, तो डेकार्टे का प्रभाव पड़ता है। तो हाब्स की जो पद्धति होती है वह वैज्ञानिक भौतिकवाद होती है। भौतिक का मतलब, वैज्ञानिक का मतलब सब कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वह सोचता है। भौतिकवाद का तात्पर्य है कि वह पदार्थों को महत्व देता है। वह किसको महत्व देता है? पदार्थों को महत्व देता है, यानी कि मटेरियलिज्म, यानी कि मटेरियलिज्म को महत्व देता है। साइंटिफिक मटेरियलिज्म वैज्ञानिक भौतिकवाद का महत्व देता है, वैज्ञानिक भौतिकवाद की पद्धति अपनाता है। जैसा कि हाब्स की जो पद्धति होती है वह तार्किक होती है, बुद्धिवादी होती है। वह सब कुछ तर्क के दृष्टिकोण से समझता है, वह सब कुछ तर्क के दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है। हाब्स जो है वह भौतिक जगत, इस संसार को एक मशीन की तरह से मानता है। जिस तरह से मशीन में विभिन्न पार्ट होते हैं, विभिन्न पुर्जे होते हैं, मशीन के सारे पार्ट पुर्जे मिलकर मशीन के सारे पार्ट और पुर्जे मिलकर ही कार्य करते हैं, सारे अंग मिलकर कार्य करते हैं। और यदि किसी एक पार्ट को निकाल दिया जाए तो मशीन नहीं कार्य करेगा। इसी तरह से हाब्स भी राज्य को मानता है कि राज्य में जितने विविध अंग होते हैं, विविध संस्थाएं होती हैं, विभिन्न लोग होते हैं, यह सब राज्य के अंग की तरह से हैं। यदि कोई भी अंग खराब हो जाता है तो फिर राज्य उचित कार्य नहीं कर सकता है।
हाब्स कहता है कि जो समस्त घटनाएं होती हैं, समस्त क्रियाएं होती हैं, एक दूसरे से प्रभावित होती हैं, एक दूसरे से संबंधित होती है। यानी कि हाब्स जो है वह कार्य और कारण का संबंध स्थापित करता है, कार्य और कारण का संबंध स्थापित करता है। हाब्स कहता है कि प्रत्येक घटनाएं घटित होने के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। हर घटनाओं में कार्य और कारण का संबंध होता है। तो हाब्स का कथन है कि मनुष्य की सभी जो भौतिक और नैतिक मान्यताओं का जो स्रोत है, हाब्स कहता है कि मनुष्य के सभी भौतिक और नैतिक मान्यताओं का स्रोत पदार्थ और उनकी गतियां हैं। पदार्थ और उनकी गतियां हैं। ये जो विभिन्न पदार्थ होते हैं, विभिन्न गतियां होती हैं, यह व्यक्ति को प्रभावित करता रहता है, व्यक्ति के ऊपर प्रभावित करता रहता है, और व्यक्ति की आत्मा भी इन्हीं से प्रभावित होती रहती है। तो हाब्स कहता है कि मनुष्य के इंद्रियों पर भी बाह्य वस्तुओं की गतियां प्रभावित करती हैं। जो हमारे सामने दिखाई देने वाली विभिन्न वस्तुएं होती हैं, और विभिन्न वस्तुओं में जो गति होती है, वह सारी चीज़ें हमको प्रभावित करती हैं। यानी कि वह कहता है कि गति ही व्यक्ति को अच्छा या बुरा बनाती है। जैसे उसके चारों तरफ परिस्थितियां होती है, उसी के अनुसार व्यक्ति का चरित्र क्रिएट होता है, व्यक्ति का चरित्र निर्मित होता है। तो हाब्स कहता है कि भौतिक चीज़ें जो होती हैं, या भौतिक तत्व ही जो होता है, वही लोगों को प्रभावित करता है। भौतिक तत्व ही लोगों को प्रभावित करता है, और लोग भौतिक तत्व के अनुसार ही जीवन यापन करते हैं। तो इस तरह से हाब्स की जो पद्धति होती है, वह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भौतिकवाद पर आधारित होती है, पदार्थवाद पर आधारित होती है, मटेरियलिज्म पर आधारित होती है। उसकी पद्धति जो होती है साइंटिफिक होती है। वह सब कुछ गति की तरह से देखता है। जिस पदार्थ में विभिन्न प्रकार की गतियां होती हैं, उन्हीं गतियों को वह घटनाओं का कारण मानता है। वह कहता है कि गतियां हर व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। तो हाब्स ने जो उस समय में अपना चिंतन विकसित किया है या अपना चिंतन दिया है, वह तत्कालीन परिस्थितियों से ही प्रभावित होता है। उसकी कोई विशेष पद्धति नहीं होती है। हाब्स की कोई विशेष पद्धति नहीं होती है। वह केवल वैज्ञानिक भौतिकवाद पर ही अपने चिंतन को आधारित करता है। अब आइए चलते हैं हाब्स के राजनीतिक विचारों की तरफ। हाब्स के राजनीतिक विचारों की तरफ। हाब्स के राजनीतिक विचार या हाब्स के राजनीतिक विचारों के अंतर्गत उसने जो समझौता का सिद्धांत दिया है, उसमें विभिन्न घटक हैं। समझौते के सिद्धांत में विभिन्न घटक हैं। सबसे पहला घटक है मानव स्वभाव। मानव स्वभाव। हाब्स का मानव स्वभाव पर विचार या मानव स्वभाव के संबंध में हाब्स ने किस प्रकार के विचार दिए हैं। हाब्स कहता है कि मनुष्य के अंदर दो प्रकार की भावनाएं प्रभावित होती हैं। वह कहता है, हाब्स कहता है कि मनुष्य के अंदर दो प्रकार की भावनाएं कार्य करती हैं, एक आकर्षण, एक विकर्षण। यानी कि एक आकर्षण, एक विकर्षण। मनुष्य वस्तुओं की तरफ या तो आकर्षित होता है या तो विकर्षित होता है। जिस वस्तुओं की तरफ वह आकर्षित होता है, उन वस्तुओं से वह प्रेम करता है। जिन वस्तुओं की तरफ वह विकर्षित होता है, उसे वह घृणा करता है। तो इस तरह से दो प्रकार की संवेदनाएं मनुष्य के हृदय में काम करती हैं, मनुष्य के मस्तिष्क में काम करती हैं। पहला प्रेम और दूसरा घृणा। प्रेम और घृणा। प्रेम और घृणा। हाब्स कहता है कि प्रेम और घृणा जो होती है, यह व्यक्ति के कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क में होती है। यानी कि उसका जैसा विचार होता है, वह वैसे ही अपने विचार के अनुकूल ही वस्तुओं को देखता है। उसकी जैसी भावनाएं होती है, उस भावनाओं के आधार पर ही विभिन्न वस्तुओं को देखता है। यानी कि वह कहता है कि एक ही चीज़ किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। हाब्स कहता है कि एक ही वस्तु किसी व्यक्ति को अच्छी लगती है, किसी व्यक्ति को बुरी लगती है। जब वह किसी व्यक्ति को बुरी लगती है, तो वह उससे दूर भागता है, विकर्षित होता है, यानी कि उसके अंदर घृणा उत्पन्न होती है। जब किसी भी व्यक्ति को वस्तु अच्छी लगती है, तो वह उसकी तरफ आकर्षित होता है, यानी कि तब वह उससे प्रेम करने लगता है। यानी कि वह कहता है कि अच्छाई और बुराई व्यक्ति के मस्तिष्क में होती है, वस्तु में नहीं होती है। क्योंकि एक ही वस्तु किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। तो यह वस्तु हमको अच्छी लगती है और आपको बुरी लगती है, तो अच्छाई बुराई कहाँ है? इस वस्तु में नहीं है। अच्छाई बुराई हमारी मन में है, हमारे भावनाओं में है। तो इस तरह से हाब्स यह भी कहता है कि मनुष्य के संघर्ष के तीन कारण हैं। मनुष्य के संघर्ष के तीन कारण हैं। संघर्ष के तीन कारण हैं। पहला है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा। दूसरा है श्री। तीसरा है अविश्वास। अविश्वास। हाब्स कहता है कि मनुष्यों के बीच संघर्ष के तीन कारण होते हैं।
प्रतिस्पर्धा, सीरी और अविश्वास। यानी कि वह कहता है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है। तो इस तरह से राज्य में या समाज में प्रतियोगिता का वातावरण होता है। हर व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ साबित करना चाहता है, एक दूसरे से कंपटीशन करना चाहता है, और इस आगे बढ़ने की होड़ में वह किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं का परवाह नहीं करता है, भावनाओं की परवाह नहीं करता है। वह हमेशा आगे बढ़ने की चाहत होती है, उसके अंदर लालसा जो होती है वह तीव्र होती है, उसकी लालसा बढ़ती ही जाती है, उसकी लालसा बढ़ती जाती है। परिणाम यह होता है वह दूसरों को दबाने की कोशिश करता है, दूसरों को पीछे छोड़ने की कोशिश करता है। इसी तरह से वह कहता है कि श्री यानी कि प्रसिद्धि, हर व्यक्ति यश पाना चाहता है। हर व्यक्ति क्या पाना चाहता है? यश पाना चाहता है। यश पाने के लिए संघर्ष होते हैं, यश पाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए संघर्ष होते हैं। हर व्यक्ति की यह महत्वाकांक्षा होती है कि उसको लोग जाने, उसका नाम हो, और जानने के लिए, नाम कमाने के लिए वह अनेक प्रकार के अनैतिक कार्य करने से भी नहीं चूकता है। फिर वह कहता है कि हर व्यक्ति के अंदर अविश्वास की भावना कार्य करती है, अविश्वास की भावना कार्य करती है। जो इंग्लैंड का उस समय वातावरण होता है उसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करता है। लोगों के प्राणों का भय बना रहता था, लोगों की जान माल संपत्ति का भय बना रहता था कि कब कोई आवे और उसके प्राण हर ले जाए, उसकी संपत्ति छीन ले जाए, यानी कि पूरा अविश्वास का वातावरण था। तो हाब्स यह देखता है कि लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं। तो वह कहता है कि हर व्यक्ति जो होता है दूसरे व्यक्ति से भयभीत होता है, क्योंकि वह दूसरे पर विश्वास नहीं करता है, दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं होता है। हाब्स यहाँ तक कहता है कि लोग अपने घर के सदस्यों में भी विश्वास नहीं करते हैं, यानी कि जो लोग हमारे अपने होते हैं उन पर भी विश्वास नहीं करते हैं। यदि विश्वास करते हैं तो लोग अपने बक्सों में, अपने संदूक में, अपने अलमारी में, अपने घरों में, अपने कमरों में ताले लगाकर क्यों जाते हैं? जैसा कि हम देखते हैं कि घर में विभिन्न मेंबर होते हैं, विभिन्न सदस्य होते हैं, सबके अपने अपने कमरे होते हैं, सबके अपने अपने बॉक्स होते हैं, संदूक होते हैं, लेकिन लोग कहीं जाते हैं तो अपने अपने घरों में ताला लगा देते हैं, अपने संदूक में ताला लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो विश्वास नहीं करते हैं। यदि घर के सदस्यों पर विश्वास करते हैं तो उनको ताला लगाने की ज़रूरत नहीं होती, अपने कमरे को बंद करने की, कमरे को लॉक करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हाब्स यहाँ तक कहता है कि जो घर के सदस्य होते हैं वह भी आपस में विश्वास नहीं करते हैं। तो इस तरह से संपूर्ण वातावरण अविश्वास का वातावरण बना रहता है। इसीलिए हर व्यक्ति एक दूसरे से डरता रहता है और अपने प्राणों की रक्षा के लिए वह कुछ भी करने को तैयार होता है। तो इस तरह से मनुष्यों में संघर्ष होता रहता है, मनुष्यों में हमेशा संघर्ष होता रहता है। हाब्स कहता है कि मनुष्य एक असामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? असामाजिक प्राणी है, यानी कि वह समाज में नहीं रहना चाहता है, वह समाज में नहीं रहना चाहता है। मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है वह स्वार्थी होती है, एकाकी को होती है, अहंकारी होती है, झगड़ालू होती है, हिंसक होती है। मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी होती है? मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है? एकाकी। हाब्स कहता है कि मनुष्य का जो स्वभाव होता है वह एकाकी है, स्वार्थी है, झगड़ालू है मनुष्य, मनुष्य अहंकारी है और हिंसक पशु है। यानी कि जो मनुष्य होता है वह एकाकी होता है, यानी कि एकांत में रहना चाहता है, वह अकेले रहना चाहता है, किसी के साथ रहना नहीं चाहता है। इसीलिए हाब्स कहता है कि मनुष्य असामाजिक प्राणी होता है। फिर वह कहता है कि स्वार्थी होता है मनुष्य जो होता है स्वार्थी होता है। जब तक उसकी स्वार्थों की पूर्ति आपसे होती रहती है तब तक वह आपके साथ रहता है। जहाँ उसके स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है या आपसे स्वार्थ समाप्त हो जाता है तो आपसे दूर चला जाता है। तो इस तरह से मनुष्य क्या होता है? स्वार्थी प्राणी होता है, और वह स्वार्थ के कारण ही दूसरों से प्रेम करता है, स्वार्थ के कारण ही वह आपसे प्रेम करता है। जहाँ उसके स्वार्थ समाप्त हो जाते हैं तहाँ आपको पहचानना भूल जाते हैं। जैसे कि अगर आपके जेब में पैसे होते हैं तो आपके हजारों मित्र होते हैं, जहाँ जेब में पैसे समाप्त हो जाते हैं वहाँ कोई मित्र आपका साथ नहीं देता है। तो हर व्यक्ति स्वार्थी होता है और स्वार्थों से बंधा होता है।
वह झगड़ालू होता है। हाब्स कहता है कि व्यक्ति झगड़ालू होता है, जहां भी उसके थोड़ा सा हित टकराते हैं वह आपसे दुश्मनी करने लगता है, आपसे झगड़ा करने लगता है। यानी कि हितों का जो टकराव होता है, यदि व्यक्ति और व्यक्ति के हितों में टकराव होता है तो उसमें संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि उसके हितों का टकराव हो। यानी कि व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, आपके साथ रहता है, आपके लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन जब उसके हित आपसे टकराते हैं, हितों को जब उसके हित आपसे टकराते हैं तो वह आपसे दुश्मनी करने के लिए या झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है। वह हिंसक पशु है, यानी कि वह जो हाब्स के अनुसार जो मनुष्य का स्वभाव है वह पशु की तरह से है। जिस तरह से पशु को केवल स्वयं से मतलब होता है, इसी तरह से व्यक्ति को भी केवल स्वयं से मतलब होता है। तो इस तरह से हाब्स कहता है कि मनुष्य अपने इस तरह से हाब्स के अनुसार मनुष्य अपने सुख एवं स्वार्थों की पूर्ति के लिए निरंतर लोगों से संघर्ष करता रहता है। हाब्स कहता है कि मनुष्य अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपने सुखों की पूर्ति के लिए निरंतर एक दूसरे से संघर्ष करता रहता है, और इस संघर्ष में सफलता पाने के लिए वह झूठ, छल, कपट, हिंसा आदि अवगुणों का सहारा लेता है। मनुष्य अपने संघर्ष में सफलता पाने के लिए किसका सहारा लेता है? झूठ का सहारा लेता है, छल का सहारा लेता है। वह दूसरों से छल करता रहता है, वह दूसरों से झूठ बोलता रहता है और विभिन्न प्रकार के अनैतिक कार्य करता रहता है। तो इस तरह से विभिन्न अवगुणों का सहारा लेता है, अवगुणों का सहारा लेकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है। चूंकि हाब्स कहता है कि हाब्स यहाँ मनुष्य के समानता का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। हाब्स कहता है कि सभी मनुष्य बल और बुद्धि से समान है, यानी कि ईश्वर ने, प्रकृति ने सबको समान बनाया है। सभी व्यक्ति बल और बुद्धि से समान होते हैं, और जिसके अंदर बल की कमी होती है, यानी कि बल और बुद्धि से सभी लोग समान होते हैं, जिसके अंदर बल की कमी होती है वह बुद्धि के द्वारा पूरा करता है। वह अपनी आवश्यकता किसके द्वारा पूरी करता है? बुद्धि के द्वारा पूरा करता है। और जिसके अंदर बल कम होता है, जिसके अंदर बुद्धि कम होती है, जिसके अंदर बुद्धि कम होती है वह बल के द्वारा, शक्ति के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहता है। तो इस तरह से हाब्स कहता है कि लोग अपनी इच्छाओं की, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। जिसके अंदर बुद्धि की कमी होती है वह बल के द्वारा करता है, जिसके अंदर बल की कमी होती है वह बुद्धि के द्वारा करता रहता है। तो इस तरह से सभी व्यक्तियों में समान लक्ष्य पाने के लिए संघर्ष होता रहता है, समान लक्ष्य पाने के लिए संघर्ष होता रहता है, और वह निरंतर संघर्ष करता रहता है। व्यक्ति जो होता है वह निरंतर संघर्ष करता रहता है, समान लक्ष्य पाने के लिए एक दूसरे से संघर्ष करता रहता है। जैसे कि कोई वस्तु है या दो व्यक्तियों को अच्छी लगती है, ए को भी बी को भी, और दोनों व्यक्ति जो होते हैं इसको पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। दोनों व्यक्ति इसको पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, और जब पाने के लिए प्रयास करते हैं तो दोनों में संघर्ष होता है। तो इस तरह से हाब्स के अनुसार मनुष्य एकाकी है, स्वार्थी है, दीनहीन है, पशु है। पशु के तरह से मनुष्य अपना जीवन यापन व्यतीत करता है, यानी कि एकाकी है, स्वार्थी है, झगड़ालू है, अहंकारी है और हिंसक पशु है। यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभिन्न कंपटीशन में पूछा जाता है कि किस विचारक के अनुसार मानव स्वभाव एकाकी, स्वार्थी, झगड़ालू, अहंकारी और हिंसक पशु की तरह से है। तो इस तरह से हाब्स मनुष्यों के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण प्रतिपादित करता है। यदि एग्जाम में आ जाता है कि हाब्स के मानव स्वभाव का वर्णन कीजिए, तो आप अपनी कॉपी में मानव स्वभाव से संबंधित जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी मनुष्य की बुराइयां हैं, सब लिख दीजिए। वह हाब्स का मानव स्वभाव हो जाएगा कि मनुष्य डरपोक है, एकाकी है, हिंसक है, पशु है, स्वार्थी है, कपटी है। जितनी भी बुराइयां हैं वह सब बुराइयां क्या है? हाब्स के अनुसार मनुष्य का स्वभाव हो जाती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको हाब्स का जीवन परिचय, हाब्स के चिंतन को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां तथा हाब्स की अध्ययन पद्धति और हाब्स के मानव स्वभाव से अवगत कराया। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं एक एक थिंकर को कई पार्ट में बताता हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह प्राकृतिक अवस्था पर होगा, हाब्स की प्राकृतिक अवस्था पर। इस वीडियो में मैंने आपको जो फोकस किया है वह हाब्स का मानव स्वभाव है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।